नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 35 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 36 है जो कि 21 जनवरी 2021 को सेकंड पारी में हुआ था। और यदि आप पुराने जो 35 पेपर हम करा चुके हैं वो करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ क्वेश्चन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका स्पेशली टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन सा सेक्शन वीक है एग्जाम से पहले आपको पता चल रहा है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 30% यानी जो एक वर्ष का 399 का पास है वो आपको 280 रुपए मिलने वाला है। एग्जाम में जो आपको पैटर्न यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया और तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उनका सिलेक्शन भी हुआ। 50% आपकी तैयारी को आगे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो आप। एग्जाम में जो अब तक 26,000 जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक आप लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा सवाल नंबर पहला कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 2 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 बट्टे 5 की पावर 10 माइनस 6 की पावर 10 है। अब देखो ऊपर देखो, 2 की पावर 10 और माइनस 3 की पावर 10 है तो कौन बड़ा होगा? 3 की पावर 10 बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, जो भी संख्या आएगी वो माइनस के अंदर आएगी। मान लिया कि माइनस एक्स आ चुका है। इसी प्रकार नीचे देखोगे तो 5 की पावर 10 और 6 की पावर 10, तो यहाँ से भी 6 की पावर 10 बड़ा है, इसलिए जो संख्या आएगी वो माइनस में आएगी। मान लिया माइनस वाई आया है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बटे वाई आएगा। ये क्या बन रहा है? पी बटे क्यू रूप बन रहा है। और पी बटे क्यू रूप जो बनता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर या एक धनात्मक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 3, एक विक्रेता 200 केजी गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है और 10,000 उस पर परिवहन और भंडारण पर खर्च करता है और 13 रुपये प्रति केजी में बेचता है। तो विक्रेता का लाभ पूछा है। तो 1 क्विंटल के अंदर कितना केजी होता है? 100 केजी के बराबर होता है। अब देखो 100 केजी यानी 1 क्विंटल उसने 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा है। 1 क्विंटल यानी कि 100 केजी गेहूं उसने 1200 रुपये में खरीदा है, ये कह रहा है। तो 1 केजी का मूल्य यहाँ से यानी कि 1 केजी उसने कितने में खरीद लिया है? 12 रुपये में खरीद लिया है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि 200 क्विंटल गेहूं, 200 क्विंटल का मतलब क्या है? 200 क्विंटल का मतलब क्या है कि यदि हम इसको किलोग्राम में बदलें तो 200 इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आ चुका है आपका 20,000 केजी आ चुका है। 200 क्विंटल बराबर किसके आ चुका है? 20,000 केजी के आ चुका है। तो 20,000 केजी पर कितना भाड़ा लगाता है वो? 20,000 केजी पर परिवहन और भंडारण पर खर्च किया उसने, टोटल 20,000 केजी पर 10,000 खर्च किया। ठीक है, तो 1 केजी पर कितना खर्च होगा, यानी कि प्रति केजी हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो 10,000 बटे 20,000, 10,000 बटे 20,000, यहाँ से आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 रुपये प्रति केजी भाड़ा लगा है परिवहन और पे। तो अब देखो कॉस्ट हमारी क्या पड़ गई है? कॉस्ट पड़ चुकी है 12.5, क्योंकि 12 रुपये तो उसने खरीदा है, 0.5 परिवहन पर खर्च किया है तो 12.5 पड़ चुका है। और वो बेचता कितने में? 13 रुपये में बेचता है। तो यहाँ से लाभ उसको कितना होता है? 0.5 का लाभ होता है। 0.5 का लाभ 12.5 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट एक स्थान के बाद ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, और 5 से जब आप इसको भाग दोगे तो 25 बार जाएगा, और 25 से 100 को भाग दोगे तो 4% आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आ चुका है, 4%। सवाल नंबर 4, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि जॉगर उससे दोगुने समय में आधी दूरी को तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात बताना है। हमने मान लिया कि साइकिल चालक की चाल x है और जॉगर की चाल y है, ये है। तो चाल किसके बराबर होती है? टी डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम के बराबर होगी। तो ये डी बटे टी हो चुका है। अब साइकिल चालक क्या करता है? दूरी तो करता है वो आधी तय और टाइम लगाता है दुगनी। तो दूरी को तो कर दो आधा, टी/2, और टाइम हो जाएगा दुगना।
दुगना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं D/T अनुपात D/40, डी से टी कट जाएगा, ये आपका अनुपात आ जाएगा 1:1/4, या हम लिख सकते हैं 4:1। ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 6, एक क्यूब की साइड कितनी दे रखी है आपको, 9√3 दे रखी है। तो हमें क्यूब का डायगोनल पूछा है, कितना होगा। हम जानते हैं कि भुजा और विकर्ण साइड और डायगोनल का जो रेशियो होता है वो होता है a। यदि भुजा a है तो डायगोनल a√3 हो जाएगा। अब आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है आपको 9√3 दे रखा है। तो हम यहाँ पर a का मान रख देते हैं, तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा 9√3 इंटू 3। तो यहाँ से आपका मान डायगोनल का कितना आ चुका है 9 इंटू 3, क्योंकि √3 3 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा, यानी हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सवाल नंबर 10, एक वर्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से और वर्त को A पर स्पर्श करती है। AP बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी है। तो वर्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी बतानी है। ये एक वर्त है, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया, इसका सेंटर मान लिया, सेंटर। अब एक बिंदु है P से इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा खींच दी है। ये बिंदु है A और ये बिंदु है P। तो ये पूछा है उसने कि इस बिंदु को केंद्र से P को मिलाने वाली ये दूरी निकालनी है हमको, और ये दूरी क्या होती है, स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो ये 90 का कोण हो जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। ये दूरी आपको 15 दे रखी है, त्रिज्या 8 दे रखी है। तो कर्ण कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225। देखो कर्ण कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा, जो कि बराबर होता है 17 के। तो ये दूरी आ चुकी है आपकी 17, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 12, यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2% 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, 4,000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले तो ये काम कीजिए। तो 4,000 का 10% प्रति वर्ष से 2 साल का, तो 1 साल की दर यदि 10% है तो 2 साल की कंपाउंड दर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कितनी हो जाती है, 21% हो जाती है। हम करते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100, इस प्रकार से करते हैं, और यहाँ से आपका 21% आता है। तो यानी कि ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज आया 2 साल का, वो 4,000 का 21% से निकल जाएगा। ये हो चुका है। यहाँ से आपका ब्याज 840 आ चुका है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। अब वो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर राशि जो निवेश की गई है, जो साधारण ब्याज में ब्याज आया है वो चक्रवृद्धि ब्याज का कितना है, आधा है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 840 आया था तो साधारण ब्याज 420 आया होगा। तो ब्याज साधारण हमारे पास आ चुका है, 420 आ चुका है। अब हमें राशि निकालनी है, तो हम करते हैं x × दर × समय बटे 100 बराबर ब्याज, और ब्याज हमारे पास कितना है 420 दे रखा है। यहाँ से आप निकालोगे तो 420/24 × 100 ये हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा। अब जब आप इसमें भाग दोगे, भाग देना पड़ेगा। 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बचेगा कितना 18, 180। 180 में अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 168 गया, और बचा कितना पॉइंट लगेगा, और कितना बचा 180 में 168 गया तो 12 बचा, 12, ठीक है 12 बचा। 0 उतारी, पॉइंट लग गया, कितनी बार 5 बार गया। 17.5 आ चुका है, इंटू 100 है। तो यहाँ से यदि आप करोगे इसको, यदि आप सॉल्व करोगे तो 17, 5 नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटाया, इंटू 100 है आपके पास। 0 से 0 कट चुकी है, यह आ गया आपका 1750 आंसर आ चुका है। सवाल नंबर 14 में क्या दे रखा है, 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग है।
तो 200 ग्राम, 1 kg को हम यदि ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है, 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 15 15 सवाल नंबर 15 में क्या दिया गया है, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई किया जाए तो मान बताना है। यानी 2/11 को 5 बटे इसके व्युत्क्रम से, इसका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम होगा, उल्टा कर दो इसको, -14/5 ये हो जाएगा, -14/5 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर कितना बच चुका है, माइनस तो देखो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। ऊपर 28 आ चुका है, नीचे 55 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 66 बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर, शेष राशि को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया और कुल ब्याज इतना मिला। तो कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ, तो निवेशित राशि बतानी है कितनी। देखो निवेशित राशि हम मानते किस प्रकार से है, नीचे यहाँ पर कितना है 7 है और यहाँ पर नीचे कितना है 2 है, तो हम 7 × 2 कर देंगे, जितना भी नीचे है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 14 आता है। 14 आ चुका है, 14 आ चुका है। तो अब 1/7 कितना होगा, यदि हमारी राशि आ चुकी है 14, 14 का 1/7 कितना हो जाएगा, 14 × 1/7 करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 को वो करता है 4% के ऊपर, ठीक है, निवेशित। बाकी 1/2, 14 का 1/2 कितना होगा 7, 7 को करता है वो 5% पर, और शेष राशि कितना बचा 2 और 7 तो 9 हो चुके हैं। 9 को 14 में से घटाओगे कितना बचेगा 5, 5 को वो 6% की दर पर निवेश करता है। इस प्रकार से निवेश करता है और उसका ब्याज कितना आ जाता है 1 साल का, 730 रुपये आता है। ये दे रखा है आपको। अब यहाँ से देखो 100 सब में कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा 8 प्लस ये 7 5 35 प्लस 30, और जो 100 नीचे क्या है सब में कॉमन आएगा, 730 यहाँ से आ चुका है। अब इनको यदि आप करोगे 30 और 30 कितना होता है 60, 60 और 5 65, 65 और 8 65 70 73, 73 आ चुका है। 100 को हम उधर ले जाते हैं, 73 0 0 0 0, तो 70 से 70 यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1000 आ चुकी है 1 की वैल्यू। निवेशित राशि कितनी थी 14, यदि 1 की वैल्यू 1000 है तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 14 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 14000 होगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 22 साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर इतना दे रखा है, थीटा का मान निकालना है आपको। देखो योगांतरानुपात लगाते हैं। योगांतरानुपात का मतलब ऊपर क्या करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे अंश और हर का, और नीचे अंश और हर को घटाएंगे, इधर भी वैसा ही करेंगे। तो ऊपर यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा आ जाएगा, नीचे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2, घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस 2 कोस थीटा आ जाएगा, 2 कोस थीटा आ जाएगा। इधर करोगे तो कितना आएगा, ऊपर जोड़ने पर 1 से 1 कट जाएगा, 2 1√3 आएगा, घटाने पर कितना आएगा, घटाओगे तो ये घट जाएगा, ये भी घट जाएगा। तो यहाँ से आपका घटाने पर √3 से √3 कट जाएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ चुका है आपका मान, tan थीटा बराबर -√3 आ चुका है, -√3 आ चुका है। tan थीटा √3 का मान किसका होता है, माइनस तो देखो बाहर छोड़ दो, √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है। अब देखो माइनस tan थीटा कब आता है, माइनस tan थीटा कब आता है, इधर तो लिख दो tan थीटा, वही माइनस tan थीटा कब आता है, या तो देखो माइनस कब होता है tan, या तो दूसरे चतुर्थांश के अंदर होता है या तीसरे में होता है। यहाँ पर तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी पॉजिटिव होगा। तो tan कहाँ और कहाँ नेगेटिव आता है, या तो दूसरे चतुर्थांश में या चौथे में। दूसरा चतुर्थांश की लिमिट 90 से लेकर कितनी है 180, इसकी कितनी है 360 से 270। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
या तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60, इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये माइनस आता है। या फिर हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 360 माइनस 60, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं। यदि यहाँ से देखें तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस 60 जो कि 120 के बराबर है। और यदि यहाँ से देखें तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो, क्योंकि tan यहाँ से दोनों हट चुके हैं, थीटा बराबर 180 माइनस 60 आया था, 180 माइनस 60 करोगे तो 120 आएगा। तो थीटा का हमारा मान या तो 120 हो सकता है, थीटा का मान 300 हो सकता है। अब आपको ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, 300 दिया गया है, इसलिए हमारा ये हो चुका है। तो दोनों ही मान हो चुके हैं, आपको ऑप्शन में जो दिया है वो आप टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 35, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 78 है, महत्तम समापवर्ती 13 है, उनमें से एक संख्या दे रखी है और दूसरी पूछी है। तो हम जानते हैं कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम होता है, ये हम जानते हैं। पहली संख्या आपको 26 दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, यानी एलसीएम इंटू HCF ये दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं यहाँ से 78 इंटू 13/26 इधर ले आए, 13 से 26 दो बार जाता है और 78 को काटोगे तो 39 आएगा, यानी दूसरी संख्या थी जो 39 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 27, एक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। देखो, जब भी आपको इस प्रकार से मूलधन और मिश्र धन दिया हो तो हम क्या करते हैं, 1200 2 वर्ष के लिए 1200, और सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस अनुपात को सरल करते हैं। इस अनुपात को सरल करो, अनुपात को सरल करने पर क्या है, किस से कट रहा है, ये 32 है, यहाँ पर लास्ट में क्या है 32 है, तो 32 है तो 4 से कट जाएगा। यदि लास्ट में 32 है तो यहाँ से यदि हम काटते हैं तो 4 से ये तो 300 बार जाएगा, 300 बार जाएगा। इसको यदि काटोगे 4 दूनी 4, 4 तिये 12, फिर 4 तिये 12, फिर आया 28, 28 कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, फिर भाग टूटा और 8 बार जाएगा, इतना आ जाएगा पॉइंट। अब किससे जाएगा ये, तो डबल जीरो है, एक जीरो में 2 छुपा होता है, 2 जीरो में 4 छुपा हुआ, यानी फिर से 4 से भाग जा सकता है। 4 7 28 आ चुका है, 4 7 28 आ चुका है, और यहाँ से 4 7 28, 2 जीरो 75 आ चुका है। यहाँ पर 4 का भाग 2, 4 8 है 32, फिर 4 चौक 16, 10 बचा, 4 दूनी 8, 4 7 है 28, ये आ चुका है। और 2 के बाद पॉइंट है, यदि हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, जो कि इधर ले जाओ आप तो इधर तो हो जाएगा 7500 और इधर आ जाएगा 8427, इस प्रकार से आ जाएगा। और देखो 7500 और 8427 दे रखा है आपको, ये आ चुका है। अब इसको और सरल कीजिए तो ये 3 से कट जाएगा दोनों तरफ, 3 से यदि इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2500। इसको 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 8 है 24, 0 9, ये आ चुका है। अब यहाँ से देखिए और ज़्यादा नहीं कटेगा, ये है 2500, ये 2809 है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 50 का स्क्वायर होता है, ये 53 का स्क्वायर होता है, ये 53 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारे पास राशि आ चुकी है 50 एक साल के लिए, क्योंकि ये तो स्क्वायर था इसका, और हमने जब अनरूट किया तो 50 से 53 हो चुका है, यानी कि 50 पर ब्याज 3 आ चुका है, 50 पर ब्याज 3 आ चुका है। परसेंटेज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गया 2, यानी कि 6% हमारा ब्याज आ चुका है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, 1200 में से इसको घटाओ तो ब्याज आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 148.3832% आ जाएगा, 32% आ जाएगा। ये ब्याज किस पर है, 1200 पर गया इंटू 100, तो टोटल जो ब्याज है वो आ जाएगा 2 साल का। अब आप इसको यदि करोगे सॉल्व तो हमारा ब्याज 2 साल का टोटल आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, यहाँ से नीचे 2 जीरो और आ जाएगी। अब आप इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा,
ये आपका 12.36 आ जाएगा, 12.36 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि 2 सालों का दर यदि 12.6 है, यानी कि हम साधारण ब्याज पर देखें तो 12 कब बनता है, 6 + 6 बनता है 12, और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अधिक आएगा। कितना आएगा अधिक, हम कर सकते हैं 6 × 6/100, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये किसका आएगा, यानी कि 6% दर पर होगा। तो आप इस प्रकार से भी इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रम से 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा, ये पूछा है। उन्होंने किस अनुपात में लगाए हैं, एक तो महेश है और एक कौन है, हरीश है। इसने लगाए हैं 20,000, 30,000, इसने लगाए हैं 30,000, ठीक है 30,000। ये पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा है। ये 30,000 3 महीने के लिए लगाता है, फिर उसमें से कुछ पैसा निकाल लेता है। तो यानी कि 3 महीने तक इसने इतना लगाया, फिर 5,000 निकाल लेता है, यानी कि 25,000 रुपये उसने बाकी 9 महीनों के लिए लगाए हैं, क्योंकि 5,000 उसने निकाल लिया है। ये आ चुका है आपका। अब यहाँ से यदि हम इसको सरल करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 24, और पीछे आ चुकी है कितनी जीरो, 4 जीरो आ चुकी है, 24 4 जीरो। यदि इसको सरल करोगे आप 9 और पीछे 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है, प्लस 25 225 225 प्लस 3 जीरो आ चुकी है। यहाँ से देखो 3 जीरो हम उड़ा देते, 3 ये उड़ा देते हैं, 3 ये उड़ा देते, क्योंकि ये अनुपात में है, अनुपात में ही चाहिए। तो यहाँ से तो आ चुका है 24 आ चुका है, और यहाँ से यदि देखते हैं तो कितना है, 90 + 225 अनुपात है, 90 + 225 है। अब देखो 90 + 225 है, इनको यदि जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ से जोड़ने पर आ जाता है ये 5 और 9 और 2 हो जाएंगे 11, इकाई हासिल इतना आ जाएगा 315 और 24 अनुपात आ चुका है उनका, 315 और 24। देखो यहाँ 4 जीरो थी, 1 जीरो और थी, तो ये 240 315 आ चुका है। अब इसको आप काटिए, 5 से कट जाएगा क्योंकि इधर जीरो है इधर 5 है। 5 से यदि हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 से राशि को काटने पर क्या करना पड़ता है, डबल कर दो उसको, ये आ जाएगा आपका 48। यदि यहाँ करते हैं तो 5 6 30, 5 3 15 इतना हो जाएगा। अब किससे, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, यहाँ आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो 16:21 आ चुका है। कितना आ चुका है, इसी अनुपात में उनका लाभ बटेगा, 16:21। सवाल नंबर 36, यदि P इतना, Q राशि है जो इतनी है, और A B M R क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का HCF कितना होगा, यानी कि ये प्राइम नंबर है। तो देखो विषम प्राइम नंबर है, विषम प्राइम नंबर यानी कि 2 को छोड़कर जो भी प्राइम नंबर है वो हो सकते हैं, ये प्राइम नंबर्स है। तो P और Q का महत्तम समाप प्रत्यय क्या होगा, इसका और इसका महत्तम समाप प्रत्यय निकालना है, HCF निकालना है, तो क्या होगा, तो उन संख्या में से क्या होता है, प्राइम नंबर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है, क्योंकि उसमें किसी का दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल एक के सिवा या फिर खुद के सिवा, तो उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो HCF यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या सिंपल दिखाई दे रही है वही होगी। जैसे M इधर है, M इधर है, आप कॉमन कॉमन निकाल लो M, बाकी और क्या है दोनों के अंदर कॉमन, R इधर है, R इधर है, ये हो गया। तो MR और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो MR हमारा HCF आ जाएगा, यानी कि जो पार्ट कॉमन आता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 38, ये दे रखा है का अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही। देखो 2/5 कितने परसेंट के बराबर होता है, ये होता है आपका 40% के बराबर, क्योंकि 1/5 20% के बराबर होता है। 1/3 33.33% के बराबर होता है, और 3/7 की बात करें तो 1/7 कितने के बराबर होता है, 14 से ही 2 तो ये हो जाएगा 3 × 14 से ही 2/7% के बराबर हो जाएगा। तो ये तो है 40%, ये है 33%, इसको करोगे तो आप 42 से ही 6/7% के बराबर,
तो अब उसने कहा अवरोही यानी घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कौन है वो सबसे पहले रखा जाएगा। सबसे ज़्यादा ये है, यानी 3/7 को सबसे पहले रखेंगे, फिर रखेंगे 2/5 को, फिर रखेंगे 1/3 को। ये हो चुका है इनका घटता हुआ क्रम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष आपको दे रखे हैं। तो तीसरा शीर्ष हम मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं। अब एक चीज की यदि 2 बिंदु दिए हो तो उनके बीच की दूरी किस प्रकार से निकालते हैं। माना कि हमारा एक बिंदु है a1 b1, ये हो गया। दूसरा बिंदु है a2 b2। इन दोनों के बीच की यदि दूरी निकालनी है आपको, किस प्रकार से निकालोगे, अंडरूट a2 माइनस a1 का स्क्वायर करोगे प्लस b2 माइनस b1 का स्क्वायर करोगे, इस प्रकार से और अंडरूट कर दो, ये इनके बीच की दूरी आ जाएगी। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि भुजाएं बराबर होती है, तो हमारे पास जो ये 3 बिंदु है, यहाँ से हम 2 बिंदुओं से पहले 2 बिंदुओं से दूरी निकालेंगे और बाद में तीसरे और पहले बिंदु से दूरी निकालेंगे। दोनों दूरी बराबर होगी, उनको बराबर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। तो ये तो होता है फॉर्मूला। अब हम जब मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ चुकी है दूरी बराबर होती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम दूरी निकालते हैं। यहाँ से जब आपने दूरी निकाली, यहाँ से दूरी इन 2 बिंदुओं से यदि आप निकालते हो तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, इन दोनों से निकालोगे तो अंडरूट 2 माइनस 2 0 होता है, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये भुजा आ चुकी है आपकी 2 आ चुकी है, जो भुजा आ चुकी है कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। अब जब पहले बिंदु और तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो इनको यदि निकालते हो तो कितना आता है, अंडरूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये और ये 2 बराबर होंगे, यानी कि अंडरूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ये बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। इधर भी स्क्वायर किया उधर भी स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ये बराबर आएगा 4 के, ये आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन देखो आप, y का मान हर ऑप्शन के अंदर 5 दे रखा है, हर ऑप्शन में 5 है, यानी y का मान तो हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, y का मान पुट कर दो, हमारे पास x का मान आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y का मान कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है 4। तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये 1, 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। यदि इसे ओपन करना पड़े, ये पूरे का स्क्वायर है, इसका यदि अंडरूट लोगे तो यहाँ तो x माइनस 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, अंडरूट 3 आ जाएगा, अंडरूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 2 को उधर ले जाओगे 2 प्लस अंडरूट 3, ये आ जाएगा 2 प्लस अंडरूट 3, तो आ चुका है x का मान। और y कितना है हमारा, y बराबर 5 है, जो कि सभी ऑप्शन में बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 44, राम एक काम को 20 दिन में करता है और कृष्ण 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। सबसे सिंपल जल्दी यही हो, ऐसे ही हो सकता है। 5 से यदि 20 को काटोगे 4 बार, यानी कि 12 दिन लगेंगे उनको, 12 दिन लगेंगे यदि वो एक साथ काम करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 47, इसका मान निकालना है और देखना है क्या आता है। तो सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पर कुछ जो a का मान रख दीजिए, 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ये कोट a बराबर अनंत हो जाता है, 90 रखोगे तो tan अनंत हो जाता है, 45 रखोगे तो कोट a का मान कितना आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 1 नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस वजह से 1/0 अनडिफाइन होता है। तो 0, 45, 90 तो रख नहीं सकते हम, तो यहाँ पर 30 डिग्री रख के देखिए या तो आप, या 60 डिग्री रख के देखिए। तो मैं यहाँ पर a का मान 60 डिग्री रख रहा हूँ, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नीचे कोट 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, प्लस कोट 60 का मान 1/√3 और 1 माइनस √3, ये हो जाएगा। यदि हम यहाँ से इसको आसान करते हैं तो √3 है और यहाँ √3 माइनस 1/√3 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 1/√3
1 माइनस अंडर 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो यदि और सरल करते हैं तो कितना आएगा, पूरे का और सरल करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंडर 3 ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर तो हो चुका है 3, यहाँ बच चुका है 3 माइनस 1, और यहाँ आपका आ चुका है ये अंडर 3 माइनस अंडर 3 1 माइनस अंडर 3, ये आ चुका है। अब देखो यहाँ से और सरल करें तो क्या आएगा, 3 माइनस अंडर 3 माइनस 1, और यहाँ यदि माइनस कॉमन ले लिया तो इधर भी अंडर 3 माइनस 1 और इधर भी अंडर 3 माइनस 1 बन जाएगा, इसलिए अंडर 3 कॉमन माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ बन जाएगा अंडर 3 माइनस 1। अब ये आ चुका है, तो दोनों में से अंडर 3 माइनस 1 तो हमने बाहर ले लिया है, अंदर हमारे पास 3 माइनस 1 अपॉन अंडर 3 ये बचा है, ये बच चुका है। अब देखो ये तो आ चुका है, ये तो आ चुका है अंडर 3 माइनस 1, इधर एलसीएम लोगे तो 3 अंडर 3 माइनस 1 बटे अंडर 3 और आ जाएगा, ये आ चुका है आपके पास अंडर 3 माइनस, ये आ जाएगा पूरा मान। अब देखो ये आ चुका है, इसको अब सरल करोगे तो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, ऊपर तो हमारे पास आया कितना आया 3 अंडर 3 माइनस 1, और नीचे आ चुका है क्या है अंडर 3 माइनस 1। अब ऊपर देखो क्या बन चुका है, अंडर 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये किस प्रकार से ओपन होगा, अंडर 3 माइनस 1, फिर 3 अंडर 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस अंडर 3 इंटू 1 यानी कि अंडर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान ये रख दो, क्या रख दो, अंडर 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 प्लस अंडर 3 ये रख दिया है। नीचे क्या है अंडर 3 माइनस 1, अंडर 3 से अंडर 3 माइनस 1 कट चुका है। अब देखो ये तो कट चुका है, यहाँ क्या बच चुका है आपके पास 4 प्लस अंडर 3 और नीचे है आपके पास अंडर 3, ये मान आ चुका है, ये मान हमारे पास आ चुका है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं कि ये मान किसके अंदर आता है। तो आप पहला जब चेक करोगे 1 और कोट 60 का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, कोट 60 आपका 2 आ जाएगा, और कोसेक 60 का मान कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 2 बटे अंडर 3 आ जाएगा, 2 बटे अंडर 3 आ जाएगा। यहाँ से आप जब इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा अंडर 3 प्लस 4 बटे अंडर 3 ये आएगा, और हमारा मान यही आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं तो कितना आता है, ऑप्शन नंबर 2 चेक करें तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में मान रखो सेक ए का मान कितना होता है, 2 होता है, और इसका हो जाएगा 2 अंडर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 2 अंडर 3 प्लस 1 ये बटे अंडर 3 ये मान आ जाएगा। तीसरे की बात करेंगे तो कितना आएगा अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 आता है, इससे 3 प्लस 1 बटे अंडर 3 यानी 4 बटे अंडर 3 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप चौथे ऑप्शन में भी मान रख सकते हो जो मैच करे, पहला वाला मैच कर रहा है इसके साथ, ये देखिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 49 ए बी के मुकाबले दोगुना तेजी से कार्य करता है, यानी कि एक दिन में बी ए 2 चीजें बनाता है तो बी केवल एक ही वस्तु बना पाएगा। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिनों में, 12 दिन में करते हैं। ए 2 बनाता है एक दिन में, बी 1 बनाता है, टोटल कितना हो गया 3 बनाया, और 12 दिन काम किया तो कितना बना देंगे 36 बना देंगे टोटल, यानी कि टोटल काम कितना है 36 है। बी देखो इस काम को कितने दिन में करोगा, टोटल काम तो कितना है, तो दिन बराबर आ जाएगा 36 बटे बी काम एक दिन का, एक रखा तो यानी ये 36 बी कितने दिन में बनाएगा 36 दिन में बनाएगा। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 52 त्रिभुज एबीसी बिंदु सी पर समकोण बनाता है और सी डी ए बी पर लंब है, कोण ए बराबर 55 डिग्री है, तो इसका बताना है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर ये 90 है, 90 कौन सा कोण दे रखा है, सी कोण समकोण है वो कह रहे हैं, बाकी दोनों में से ए बी में से कुछ भी मान लो आप, और सी डी क्या है ए बी पर लंब है, तो यहाँ से एक लंब डाला गया,
ये हो चुका है सी डी ए बी पर लंब हो चुका है। ए कोण हमें 55 दे रखा है, तो ये छोटा वाला भी एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। यदि ये 55 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस 55 यानी 35 डिग्री हो जाएगा। ये कोण भी आपका 35 डिग्री हो जाएगा। अब पूछा कौन सा कोण है, पूछा है ए सी डी, यानी कि ये वाला कोण पूछा है इन्होंने, कितना आएगा 35 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 53, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 3 शीर्ष इस प्रकार दे रखे हैं आपको। तो यदि शीर्ष x1 y1, दूसरा शीर्ष x2 y2 और तीसरा शीर्ष x3 y3 दे रखे हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 1/2 x1 लिख दीजिए, x1 फिर लिखेंगे y माइनस वाई लिख दो, अभी x2 लिख दो, y माइनस वाई लिख दो, x3 लिख दो, y माइनस वाई लिख दो, इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, मोड लगा दिया बाद में। अब देखो हमें ये नंबर है जो साइक्लिक ऑर्डर में देने, यदि x को 1 मिल चुका है तो अब इसको 2 3 देंगे, x को 2 मिल चुका है तो अब 3 फिर आएगा 1, x3 है तो अब आएगा 3 के बाद 1 फिर 2, साइक्लिक ऑर्डर में नंबर देना है। ये हो चुका है हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब 1/2 x1 की बात करें तो क्या है, यहाँ पर a है, और y2 माइनस y1 करोगे तो कितना आएगा, b माइनस सी माइनस सी, ये आ जाएगा b माइनस सी ये हो जाएगा, प्लस a आया और y3 माइनस y1 आएगा, यानी कि c माइनस b माइनस सी ये हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस a और y1 का मान कितना है b प्लस सी माइनस b माइनस सी करोगे तो b तो माइनस का हो जाएगा, c प्लस का हो जाएगा और बाहर मोड आ जाएगा। इस प्रकार से 1/2 यहाँ से। अब देखो a तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो a को क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, a को तो हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका यहाँ से देखो b माइनस सी प्लस c माइनस b माइनस सी, और यहाँ यदि देखो ये माइनस, इससे a तो कॉमन आ चुका है, बाहर है माइनस, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और उससे पहले जो कटता है उसको काट भी दो, b से b कट गया है, 2c आ चुका है, यानी -2c हो चुका है, -2c हो चुका है, बाहर मोड बंद। 1/2 यहाँ मोड और यहाँ a। अब इनको यदि सरल करते हैं तो ये हो चुका है -2c, तो यहाँ से देखो आप b से ये b कट चुका है, और ये प्लस c ये भी आपस में कट चुके हैं। अब ये आ चुका है माइनस का, टोटल जोड़ोगे तो 4c माइनस के आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यदि मोड को ओपन करें तो मान क्या आएगा, ये मोड हटाओगे तो प्लस वैल्यू यहाँ से आती है, यदि माइनस का है तो भी। तो एक बार तो और चलने दें इसको, देखो -4c आ चुका है अंदर। अब हमको मोड ओपन करेंगे तो प्लस वैल्यू लेंगे बाहर, तो यानी कि 4ac/2 मोड हटा दिया है। अब यदि आप इसको काटोगे तो 2ac आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। सवाल नंबर 54 दे रखा है, 72 में कितने 1/3 है, यानी 1/3 का मतलब 1/3 72 में कितना है ये कहा गया है। एक के अंदर 1/3 कितना होता है, 3 होते हैं, एक के अंदर 1/3 3 होते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मिलकर 1 बन जाता है, यानी एक में 1/3 3 होते हैं। तो 72 में कितने होंगे, एक में यदि 3 है तो 72 में कितने हो जाएंगे, 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, मिश्रित करनी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है कि जो भी ब्रैकेट से बाहर आ रहा है उसको हम, जो भी अंडर रूट से बाहर आ रहा है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसको फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखो हम सबसे पहले इसको किससे 5 से भाग दे देते, 5 से भाग जा रहा है, 5 से यदि आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, इतना आ चुका है। वापस 5 से भाग चला जाएगा, ये 5 से भाग दोगे तो 5 5 25, 5 चौके 20, ये आ चुका है। अब ये 9 से चला जाएगा, 9 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो ये आ चुका है। अब देखो
अब देखो 5 × 5 9 को लिख दिया, 3 × 3 और बाकी 6 को छोड़ दिया। अब देखो बाहर कितना आएगा, 2 5 में से एक 5 बन जाएगा, और इनका यदि अनरूट होगा तो बाहर एक 3 आ जाएगा, अंदर बचेगा अनरूट 6, 15 अनरूट 6 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आ चुका है। सवाल नंबर 59, 200 से कम सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग जाता है या फिर खुद का भाग जाता है। तो देखो 200 से छोटी हमें चेक करनी है, ऑप्शन देख चेक करो। 199 क्या अभाज्य संख्या है? यदि 199 क्या अभाज्य संख्या यदि ये होगी तो सबसे बड़ी 200 से छोटी सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी, और चूंकि ये एक अभाज्य संख्या होती है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 59 60 की बात करें, एक्स स्क्वायर बराबर इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 11 एक्स वाई दे रखा है आपको, प्लस 24 वाई स्क्वायर दे रखा है। अब हम 24 के इस प्रकार से टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर उन्हें 11 आ जाए। तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 एक्स वाई प्लस 3 एक्स वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ से हमारे पास एक तो 8 मान आया, एक 3 मान आया। अब आप इनमें से कॉमन लीजिए, पहले दो में से यदि आप कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 8y बचेगा। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 8y बचेगा। तो एक आ चुका है हमारा x प्लस 8y, x प्लस 8y। दूसरा हमारा आया है x प्लस 3y। इस प्रकार से दो बन चुके, पहला x प्लस 8y, दूसरा x प्लस 3y। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ देखो कि 64 कह रहा है कि इसको मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाता है। मिश्रित में नहीं, इसको सरल भिन्न में, क्योंकि मिश्रित तो दे रखा है आपको, सरल भिन्न लिखना था उसको। तो देखो ये तो मिश्रित भिन्न दे ही रखा है आपको, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तित किया जाता है तो अंश इतना है तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले आप इसको सरल भिन्न में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, यदि आप इसको चेंज करोगे तो 71/9 आ जाएगा। अब 71/9 में अंश जो है 70 प्लस एक्स के बराबर है, यानी कि 70 प्लस एक्स के बराबर क्या है, अंश। अंश कितना है, 71, ये है। तो यहाँ से एक्स का मान पूछा है जो कि हमारा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 78 में क्या है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता है, नया लाभ बताना है। देखो 140 का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 की चीज को वो कितने में बेच रहा है, 140 में बेचता है, तो उसको 40 का लाभ होता है। इसको यदि आप सरल करते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5:7 आ जाएगा। 5 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 5 की चीज को स्टार्टिंग में वो कितने में बेच रहा है, 140% का तो लाभ हो रहा है उसको केवल, यानी कि 140 का लाभ हो रहा है और वो बेच रहा है इसको 140 प्लस 100 यानी कि 240 में बेच रहा है, 240 में बेच रहा है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 7 12 आ जाएगा। विक्रय मूल्य आ चुका है 12, लाभ का अनुपात 7 है, क्रय मूल्य का 5 है, तो ये हो जाएगा 5:12। कितना हो जाएगा, 5:12, यानी 5 की चीज को वो 12 में बेच रहा है। ये कॉस्ट प्राइस है और ये है सेलिंग प्राइस है। 5 की चीज को कितने में बेच रहा है, स्टार्टिंग में 12 में बेच रहा है। अब विक्रय मूल्य को क्या करता है, वो 50% घटा देता है। यहाँ पर 12 है तो घटा देगा 50%, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नया लाभ उसको कितना हुआ कि उसने क्रय मूल्य तो चेंज किया नहीं, 5 में खरीदा था, 6 में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है उसको, 1 का लाभ हो रहा है, यानी एक साइकिल पर उसको 1/5 × 100 इतना लाभ होगा। ये आ रहा है 20% के बराबर। एक साइकिल पर 20% का लाभ हो रहा है, तो हर साइकिल पर उसको 20% ही तो लाभ होगा, तो परसेंटेज में लाभ चेंज थोड़ी होगा, 20% ही रहेगा। यदि वो रुपए में कहता तब तो उसका बढ़ जाता, जितनी साइकिल बेचता उस हिसाब से बढ़ता जाता, मगर परसेंटेज में लाभ तो वही रहना है। तो ये जो 700% बढ़ जाती है बिक्री, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, केवल बस एक साइकिल का जो लाभ है वही 700 साइकिल पर भी उतना ही परसेंट में तो उतना ही लाभ होगा।
तो ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। सवाल नंबर 79। अब यहाँ से इसका मान निकालना है। पहली संख्या को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 9 आ जाएगा। दूसरी संख्या को जोड़ोगे तो 9 में 7 जोड़ने पर कितना आ जाता है, ये हो चुके 8। 9 में 7 जोड़ोगे, 9 और 7 16 हो जाता है। 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 हो जाता है। तो 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3, 16 का कितना 4, 25 का 5 आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 12 5 60, यहाँ से 60 आ जाएगा हमारा। सवाल नंबर 60। 60 में क्या कहा गया, एक वर्त की त्रिज्या r बराबर 36 सेंटीमीटर दे रखी है। वर्त के चाप की लंबाई l दे रखी है और वर्त का चाप यानी कि जैसे ये वर्त का एक टुकड़ा है, ये चाप की लंबाई हो गई है, ये l दे रखी है और 4l बराबर 3r कह रहा है वो। ठीक है, तो हमारे पास एक डाटा दे रखा है 4l बराबर 3r। तो r का मान यदि मैं यहाँ पे 36 रखता हूँ तो मेरे पास चाप l की लंबाई आ जाएगी। r का मान मैंने 36 रख दिया है, 4 को इधर नीचे ले आया, 4 से काटा तो ये 9r जाएगा, 9 तो ये 27 आ जाएगा। यानी l का मान कितना आ चुका है मेरे पास 27। चाप की लंबाई कितनी आ चुकी है 27 आ चुकी है। उस वर्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये इतना चाप है, केंद्र से ये बनाया, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल बताना है हमें। इस चाप के द्वारा जो ये वर्तखंड बना है, ये क्षेत्रफल बताना है। तो लंबाई यानी कि चाप की लंबाई तो इतनी आ चुकी है। अब ये लंबाई, पूरे वर्त की लंबाई कितनी होती है, पूरे वर्त की लंबाई होती है 2 पाई आर, हमें पता है। और पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 2 पाई आर बराबर किसके है, यदि जब लंबाई हो चाप की 2 पाई आर तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब 1 हो तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 पाई आर। और जब लंबाई 27 है तो कितना होगा, आप इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से हमारा पाई कट चुका है, एक आर से आर कट चुका है। आर का मान यहाँ पर आप रखोगे, हमारे पास पहले तो देखो आर बट्टे 2 इंटू 27 बचा है। आर का मान कितना रखना पड़ेगा हमको, 36 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 18 इंटू 27। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। 18 7 कितना होता है, 18 5 90, 6 108, 7 108, 7 126, यानी कि 26 का 6 आ जाएगा 12, 12, 18 दूनी 36, 36 और 2 38 और 10 48, तो 486 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 85। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना है, अनुपात 3:2 है। अब देखो लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की संख्या का 25% को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने छात्रों को, टोटल मिलाकर कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, वो परसेंटेज में हमें बतानी है। अनुपात दे रखा है 3:2 लड़कों लड़कियों का, तो हम इसको 300 और 200 मान लेते हैं। 300 200 मान लेते हैं, अनुपात में इधर 2 जीरो लगा दी। टोटल बच्चे कितने हो गए हैं, 500 हो चुके हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर। अब इसका 20% को छात्रवृत्ति मिलती है। 20% कितना होगा इसका, 10% 30 है तो 20% हो जाएगा 60 हो जाएगा। और जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली लड़कों में, तो इसमें से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 25% निकालना है, कितना आता है 50, 25 घटा दोगे तो कितना बचेगा 150। इतने लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। टोटल कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो इन दोनों को जोड़ो आप। यदि इनको जोड़ते हो तो 0, 5 और 9 ये आ गया इतना। तो इतने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है टोटल में से। परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 5 का भाग दोगे 5 7 आएगा 35, 5 8 है 40। तो 78% लोगों को, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 86। निम्न तालिका में एक परिवार के विभिन्न मदों के व्यय का विवरण दर्शाया गया है। यानी कि भोजन पर, कपड़े पर, किराए पर, शिक्षा पर व अन्य पर खर्चे को दर्शाया गया है कि इतना इतना लगता है। जैसे भोजन पर 4000, कपड़े पर 2500, किराए पर 1500 लगते हैं, शिक्षा पर 400 लगते हैं, अन्य पर 1600 लगते हैं। अब वो क्या पूछा है, यदि भोजन पर व्यय को दुगना कर दिया जाए। भोजन पर 4000 है तो दुगना कितना हो जाएगा, 8000 कर दिया है।
और अन्य सभी मदों पर अन्य सभी को जोड़ लो। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, अन्य सभी को आप यदि जोड़ते हो तो ये 6000 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, 6000। अन्य सभी मदों पर क्या करना है, व्यय को आधा कर देना है। 6000 से कितना हो जाएगा, 3000 कर देना है। तो 8000 और 3000 को हम जोड़ेंगे तो 11000 आएगा। अब पूछ क्या रहा है, तो भोजन पर व्यय में होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। भोजन पर होने वाली वृद्धि कितनी है, 4000 की वृद्धि हुई है। 4000 से 8000 हो गया तो वृद्धि कितनी हुई है, 4000 की। और ये 4000 की वृद्धि 11000 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी और आप इसको यदि सरल करोगे तो ये 36% के आसपास आएगा, 36% के आसपास आएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में आपको 36% के आसपास कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, और ऑप्शन देखो लगभग पूछा है और इसने 33 पे टिक मार्क्स 33 को सही बताया हुआ है। तो मेरे हिसाब से 33 भी हो सकता है या फिर 40 भी हो सकता है, या फिर इस सवाल का जो ऑप्शन है वो सही नहीं दे रखे हैं। सवाल नंबर 87 की बात करें, सवाल नंबर 87 की बात करें, किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दर्शाए गए हैं। ये एक छात्र ने ये, दूसरे ने ये, इस प्रकार से जो जो अंक प्राप्त किए अलग अलग छात्रों ने वो दर्शाए गए हैं। अब पूछा क्या, कितने छात्रों के अंक कक्षा के जो औसत अंक है उसकी सीमा +2 ज़्यादा कर लो और -2 कर लो उस औसत से, उसके अंदर आते हैं, ये कहा गया है। तो आप इन सब को जोड़ोगे और जितने छात्र है उससे भाग देना पड़ेगा तो वो हमारा औसत आ जाएगा। तो हम यहाँ इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 168 आएगा। इन सब को आप यदि जोड़ोगे तो 168 आएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं, 8 है। तो यदि आप 8 से भाग दोगे तो 21 आ जाएगा ये, यानी औसत कितना आ चुका है, 21 आ चुका है। अब 21 से यदि हम 2 ज़्यादा करते हैं तो 23 आ जाता है, 21 से 2 कम करते हैं तो 19 आ जाता है। इस सीमा के अंदर जो भी छात्र है उनको काउंट करना है हमको, ऐसे कितने छात्र हैं जिनके नंबर इसके बीच में आ रहे हैं। तो देखो पहले छात्र के नंबर 23 आ रहे हैं जो कि इसके बीच में है, दूसरे छात्र और किसके आ रहे हैं, 21 और 19, यानी टोटल 3 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर इसके बीच में आ रहे हैं। तो हमारी संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 छात्र ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 88, दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को दर्शाया गया है जिसमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है, कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है। किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम है, प्रतिशत सबसे कम है, ये दिखा रखा है डिफेक्टिव यूनिट्स, यानी जो दोषपूर्ण उत्पाद है उनकी संख्या को ये दर्शा रखा है, और टोटल जो नंबर बनाया है वो ये संख्या दिखा रखा है निर्मित उत्पाद। तो 720 में से 408 क्या है कि डिफेक्टिव है, दोषपूर्ण है। तो पूछा है कि सबसे कम दोषपूर्ण किसके अंदर दिखाई दे रहा है। पहले तो आप नंबर में देखो कि सबसे कम जो दोषपूर्ण है वो किसके अंदर है, डिफेक्टिव यूनिट्स कौन सी है। तो सबसे कम देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, 402 में है, 402, यानी एफ और जी के अंदर 402 है। फिर ये, ठीक है, इस प्रकार से है, ये 408 है, 408 के बराबर है। अब देखो कि हमें बताना है कि दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम किस में है। प्रतिशत सबसे कम किस में आएगा, देखो हम क्या करते हैं, जैसे पहली चीज को परसेंटेज में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 408 दोषपूर्ण इकाइयाँ किस में से, 720 में से, इंटू 100 करेंगे, ठीक है, इस प्रकार करेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या आनी चाहिए कम होने के लिए, ये तो कम ही आना चाहिए, और नीचे वाली संख्या जितना ज़्यादा होगा ये तो सबसे कम आना चाहिए, और ये सब में ज़्यादा होगा, सब में से ज़्यादा को लेंगे, यदि कि ये ऊपर वाली जितनी कम होगी उतनी छोटा नंबर आएगा ये पूरा, और नीचे वाली संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना छोटा नंबर आएगा। हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। तो देखो ऊपर वालों में सबसे छोटा नंबर किस में आएगा, 402 यहाँ, 404 यहाँ आएगा, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर आएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर नीचे, सबसे बड़ा किस में है, इसमें है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा है और इनमें सबसे छोटा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये देखिए इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा,
यहाँ तो देखो 404 है, यहाँ 402 है, यहाँ 402 है, तो ये लगभग क्या है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पर यदि 2 का अंतर है, केवल 2 का अंतर, और यहाँ 2 कितने के बराबर है, यदि मैं इन सबको 800 मानूं, 800 मानूं तो 800 का 1% कितने के बराबर आएगा, 800 का 1% आपका केवल 8 के बराबर आएगा। 800 का 8 यदि 100% मैंने माना है 800 को, तो 1% किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। और यहाँ अंतर 402 से 404 हुआ है, केवल 2 का अंतर आया है, तो 2 का अंतर तो कितने के बराबर आ जाएगा, 0.25% के बराबर आया है, यानी 0.25% के बराबर आया है। तो ये जो नंबर्स है ऊपर वाले, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यानी कि ये लगभग बराबर है। तो हम जिसके अंदर नीचे ज़्यादा होगा उससे हम चेक कर सकते हैं कि इनके अंदर तो कितना अंतर है, 0.25% का अंतर है, केवल 0.25% का अंतर है। तो नीचे यदि ज़्यादा है तो उससे हम निकाल सकते हैं कि सबसे कम कौन आएगा। तो यहाँ देखो ये 750 है, इससे बड़ा ये है, यहाँ पर 800 है, तो सबसे बड़ा नीचे कौन है, 800 है, नीचे सबसे बड़ा कौन सा है, 800 है। तो ये नंबर सबसे छोटा आएगा जिसमें 800 होगा, यानी 404/800 इंटू 100 करने पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी। क्योंकि नीचे हमने बात करी थी, नीचे जितना ज़्यादा होगा, ऊपर तो सब बराबर है, अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो सब बराबर है, केवल नीचे वालों को तुलना कर लो। नीचे वाला हमको क्या देखना है, जो सबसे ज़्यादा होगा तो पूरे का मान कम आएगा। तो नीचे सबसे बड़ा मान कौन सा है, 800 दिखाई दे रहा है, तो ये वाली संख्या, आई वाली संख्या सबसे छोटी आएगी। आई वाले में जो डिफेक्टिव परसेंटेज है वो सबसे कम आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या इनका परसेंटेज थोड़ा सा निकाल के देख सकते हैं। जैसे 800 का ये 404 कितना परसेंट होगा, लगभग 50% होगा, क्योंकि 800 यदि 100% है तो ये 400 कितना होगा, 100%, और 4 हमने निकाला था 0.25% के बराबर है, तो 50% के लमसम है। अब 760 की यदि बात करते हैं, इसका 50% निकालो कितना होगा, 760 को आधा करोगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 380 आ जाएगा, यानी इसका 50% 380 है, यानी 40 है जो 402 है वो 50% से ज़्यादा है, 50% से प्लस हो चुका है, ये पता चल चुका है आपको। यदि हम जी की बात करें तो यहाँ 750 का आधा कितना आ जाएगा, 750 74 का 37 होता है, 375 इतना आता है 50% तो, मगर 402 तक पहुँचना है, तो 402 तो इसका ज़्यादा ही परसेंट होगा, 50% तो 375 है, तो 402 50 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, 50% से आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी आपको देखो पहले वाले को भी चेक करोगे तो इसका 50% कितना आएगा, 360 आएगा, 360 आएगा। तो 408 50% से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 50% तो 360 पर ही हो चुका है, हमको जाना है 408 तक, तो ये भी 50% से ज़्यादा है। तो आप ये देखो कि ये सब तो ज़्यादा आ रहे हैं, 50% से ज़्यादा आ रहे हैं, और ये लगभग 50% आ रहा है, कौन सा, आई वाला लगभग 50% आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों तरीकों से आप चेक कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 88 का देखो, एक तरीके से और कर सकते हैं हम, एक तरीके और किस प्रकार कर सकते हैं कि ये हम क्या करेंगे, 720 कितना है हमारा, 720 हमारा 100% के बराबर है, 720 हमारा 100% के बराबर है। अब 50% कितना होगा, इसका आधा कर देंगे, 360 के बराबर होगा 50%, और 10% किसके बराबर होगा, ये 72 के बराबर होगा। 72 पीछे से एक जीरो हटा दिया, एक पीछे से एक के स्थान के बाद पॉइंट लगा दिया है। और 1% कितने के बराबर होगा, 7.2 के बराबर होगा, पीछे से 2 स्थान के बाद पॉइंट लगा दिया है, तो ये 1% के बराबर है। अब 1% यहाँ पर देखो 7.2 है, हम इसको 8 भी मान सकते हैं, यानी कि जब हम 1% की बात करेंगे तब हम सारी वैल्यूज़ को देखो 7.2 7.4 इस प्रकार से तो हम 8 मान लेंगे सभी को जब हम 1% की बात करेंगे। अब देखो यहाँ से हम परसेंटेज के अंदर मान निकालते हैं, तो आर तो देखो 4 ऑप्शन में एस दे रखा है, आई दे रखा है, एफ और जी दे रखा है, आर नहीं दे रखा, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, इसको निकालेंगे नहीं। अब हमको निकालना है कि 408 कितना परसेंट है, तो यदि हम 50% बात करें, पहले की 50%, 720 का 50% आता है 360,
अब हमको बढ़ना है 408 तक, तो 360, 408 में से 360 घटाएंगे तो 48 और बढ़ना पड़ेगा। 48 कितने परसेंट के बराबर है? 1% की वैल्यू देखो 8 है, तो 48 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6% की वैल्यू 48 आएगी। यानी कि टोटल पहले ऑप्शन से हमारा लगभग 56% के आसपास आ चुका है मान। 408 जब बनेगा तो 56% के आसपास आ चुका। तीसरे की बात करते हैं, 800। 800 का 50% कितना आएगा? 800 का 50% आएगा 400। 400 आ चुका है। और यहाँ पर कितना है? 4। हमने 1% की वैल्यू कितनी मानी है? 1। तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा? लगभग आधे के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.5% के बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो 404 आपका कितने के बराबर आ चुका है? यह आ चुका है आपका 50.5%, यानी लगभग 50% के बराबर आ चुका है। अब देखो f की बात करें तो 760 का आधा कितना होता है? ये होता है 380 हो जाएगा, 50% के बराबर। अब कितना और बढ़ना है हमको? लगभग 20-22 के आसपास और बढ़ना है। 1 की वैल्यू 8 है 1% की, तो 20 लाने के लिए लगभग 8 दूनी 16 हो जाता है, यानी 2% और बढ़ाना पड़ेगा। 2% और बढ़ाना पड़ेगा। 2% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 52% के आसपास आ जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है 396 के आसपास, जो कि लगभग 400 के आसपास है। यदि 400 बनाना है तो कितना और 6 और बढ़ाना पड़ेगा लगभग, यानी कि आधा % और इंक्रीज कर दो, चाहे नहीं तो रहने दो। 750 का आधा कितना होगा? 74 का आधा होता है 300, ये हो जाएगा 375 हो जाएगा, 50% की वैल्यू। अब यहाँ से हमको कितना 25 और बढ़ाना पड़ेगा। 25 लगभग किसके बराबर होगा? 8 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 7.5 है 1% की वैल्यू, हमको उसको 8 मान रखा है, 8 माना है 1 की वैल्यू, ठीक है। तो 7.5, 1 की वैल्यू 8 है, 8 ये होता है 24, यानी 3% लगभग। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 53% आ चुका है। तो दोषपूर्ण इकाइयाँ सबसे कम किसके अंदर है? परसेंटेज के अंदर। दोषपूर्ण इकाइयों का परसेंटेज सबसे कम हमारे पास यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि हमारा आई का मान है, यानी कि यहाँ पर सबसे कम है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। मैंने आपको इसके 3 तरीके बता दिए हैं। सवाल नंबर 89 दी गई तालिका में विभिन्न समूह में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दर्शाया गया है। दिए गए समूह में से किस समूह में महिला और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है? अब देखो उच्चतम उसमें होगा जिसके अंदर इनका डिफरेंस सबसे कम होगा, पुरुष और महिलाओं का। अब देखो सबसे कम डिफरेंस आपको कहाँ पर दिखाई देने को मिल रहा है? 650 में से 414 का जो डिफरेंस है ये सबसे कम है। तो यहाँ अनुपात इन दोनों का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? देखो यदि हमारे पास एक संख्या 600 है, हम कहें कि 5:1 है, एक तो 1:2:3 है, तो किस में महिला और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है ये पूछा है। तो यहाँ देखो 5:1 आ रहा है। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा टोटल। 6 की वैल्यू आपको कितना दे रखी है? 600 के बराबर दे रखी है। 600 के बराबर दे रखी है 6 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 के बराबर हो जाएगी। यानी 5 कितने के बराबर है? 500। 5 कितने के बराबर आ चुका है यहाँ पर? 5 500 हो जाएगा और 1 100 आ जाएगा। तो यहाँ आ चुका है 500 और 100। तो पुरुष तो यहाँ पर 500 हो चुके हैं, मगर महिलाएं कम हो चुकी है, 100 हो चुकी है। अब इससे देखोगे तो टोटल आएगा 5 आपका, और 5 से फिर देखो 5 600 के बराबर है, 600 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर आ जाएगा? 120 के बराबर। यहाँ से आप करोगे तो 240 आ जाएगा और ये आ जाएगा 360। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा कि देखो यहाँ पर महिलाएं भी ज़्यादा है 360 और पुरुष भी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर कितना अनुपात आ रहा था? ये 100 आ रहा था। इस तरीके से उसने पूछा है। तो जहाँ पर यहाँ पर अंतर आप देख सकते हो कितने का है? 4। यहाँ पर कितने का है? 1। अंतर यदि कम होता है तो अनुपात क्या आता है? उनका ज़्यादा आता है, यानी महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा आएगी और पुरुषों की भी ज़्यादा। अंतर यदि ज़्यादा होता है तो 1 कम आएगा दूसरे की बजाय, तो हम कहेंगे कि अनुपात उनका जो है वो कम आ रहा है। दोनों में से महिलाओं का अनुपात यहाँ पर कम आ रहा है। यहाँ पर क्या दोनों का अनुपात अच्छा आ रहा है,
यानी कि जब डिफरेंस कम होगा तो अनुपात ज़्यादा आएगा। तो अनुपात ये डिफरेंस कहाँ कम है, बी के अंदर कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं अगले पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।